Good afternoon, all of you. Myself, Dr. Dharamveer Gujar, Assistant Professor, Department of Geography, MSc College, Bharatpur. Now I am coming on our topic, Evolution of Geographical Thought. आज जैसे देखते हैं कि हमारा जो पहले का जो कल का पीरियड था उसमें हमने अरबकालीन भूगोलवेत्ताओं का अध्ययन किया था। अब अरबकालीन भूगोलवेत्ताओं के पश्चात भूगोल के अंतर्गत एक ठहराव साग आ गया, और वो जो ठहराव साग था वह एक तरीके से अंधयुग या अन्वेक्षण काल या पुनर्जागरण काल का एक तरीके से पीरियड सा रहा है। लेकिन चूंकि देखिए ऐसा नहीं है कि ठहराव आ गया यानी कि बिल्कुल ही वो समाप्त हो गया, नहीं, उसमें थोड़ा सा एक विलंबता आ गई, एक ठहराव सी की स्थिति आ गई, क्योंकि प्राकृतिक रूप से भौगोलिक जो चीज़ें होती हैं वो समय समय पर कुछ एक साथ कुछ मतलब उठाव होता है, कुछ एक साल हल्का सा उसमें गिरावट आती। तो भूगोल में ठीक यही इस समय यही हालात थे। तो इसमें हमारे जो विषय है भूगोल, जैसे भौगोलिक विचारकों का इतिहास नामक, तो उसमें मूल रूप से हम जब पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से भूगोलवेत्ता अपना योगदान दे के गए हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि सेबेस्टियन मुनस्टेर, यानी कि आपका जो जन्म था 20 जनवरी 1488 के अंदर जर्मनी में हुआ। साथ ही आपकी जो मृत्यु थी वो 26 मई 1552 में बेसल में, बेसल स्विट्जरलैंड में एक जगह है। आप एक प्रमुख रूप से वहीं पे बेसल में क्या हुआ कि आप 1529 में अपॉइंटमेंट हो गए। आपने भूगोल का अध्ययन एक तरीके से करने के साथ साथ में एक जर्मन, ये मूल रूप से कार्टोग्राफर था। अब कार्टोग्राफर था तो साथ साथ में इसको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ी, लेकिन इसकी जो मूल रूप से जो रुचि थी वो कोस्मोग्राफर के अंदर एक रही। कोस्मोग्राफर के इन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, कोस्मोग्राफिया, 1544 में। 1544 में कोस्मोग्राफी जो जर्मनी लैंग्वेज में ही इसने लिखा, क्योंकि उस समय शिक्षा का इतना ज़्यादा विकास नहीं था, इसलिए स्थानीय भाषा में ही जो अपनी लैंग्वेज है उसका उपयोग लोग करते थे। तो हम देखते हैं कि जर्मन जो स्क्रिप्ट, जैसे संसार के अंदर का जो जर्मन लिपि थी उसको बढ़ाने में भी सेबेस्टियन मुनस्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यूरोप का मानचित्र भी बनाया आपने 1536 में, और क्रिस्टियन हेबरस्टेन स्कॉलर के रूप में भी आप जाने जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इन्होंने एक सेतु का काम तो किया, और कार्टोग्राफर भी रहे, कोस्मोग्राफर भी रहे। तो इस प्रकार इन्होंने भूगोल को अपना एक कार्य को जारी रखते हुए आगे बढ़ाया। इसके पश्चात फिलिप क्लूवेरियस आए, जो कि 1580 से 1622 में, आप भी जर्मनी से बिलोंग करते हो, जर्मनी के ही थे। इनकी जो यात्राएं थी वो एक सैनिक अभियानों के रूप में रही, और ये एक हम्बोल्ट की तरह बहुत ही उम्दा है, एक अन्वेषण करता था, एक यात्री था। इसने 6 खंडों में 1616 से लेकर 1624 तक एन इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी नामक पुस्तक का लेखन किया, जिसमें क्लूवेरियस ने पृथ्वी, गणित और प्रादेशिक भूगोल का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। साथ ही टोलोमी प्लस में स्ट्रेबो से ये भी प्रभावित था, परिचित था। कोपरनिक्स प्लस कैपलर जोन्स के कारणों से भी ये अनभिज्ञ था एक तरीके से, ठीक है, कोपरनिक्स और कैपलर के। और इसके बाद में जो ग्रेट सर्किल है, ग्रेट सर्किल, उसकी जानकारी इसको थी। साथ ही क्लूवेरियस ने प्रादेशिक जो भूगोल है उसका वर्णन किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसने गणित, पृथ्वी या प्रादेशिक चीज़ों को इसने अध्ययन किया सैनिक अभियानों के दरमियान। तो क्लूवेरियस ने इस काल में अपना जो योगदान था भूगोल में। इसके पश्चात एक बहुत ही महान भूगोलवेत्ता, इसके पश्चात वो है बर्नार्ड वारेनियस, जो कि बहुत ही अल्पायु था। इसको शॉर्ट में यानी कि उपनाम इनका वारेन था। 1622 से 1650 यानी कि 28 साल तक ये जीवित रहा।
लेकिन इतनी अल्प आयु में होने के बावजूद भी इसने भूगोल के वो आयाम प्रस्तुत किए जो कि भूगोल को दो दिशाओं में मतलब विभक्त कर गया। ये इनका जो अध्ययन था वो गणित में भी था, दर्शन में भी था, भौतिक भूगोल में भी था, जिसका जीव भूगोल में भी था। 1647 में आपने एम्स्टर्डम यानी कि ट्यूटर, ये शुरू में क्या हुआ है कि एक ट्यूशन के रूप में भूगोल पढ़ा, ठीक। उसके बाद 1649 में जापान का इतिहास है भूगोल, जापान में धर्म, श्याम का भूगोल, सामान्य भूगोल 1650 में। इस प्रकार जो था कि इसने प्रादेशिक भूगोल पे जोर दिया। साथ ही प्रभावित जिसने यानी कि कापरनिक्स, गैलीलियो और केपलर से प्रभावित था। और इसने 1650 में इसने सामान्य भूगोल नामक पुस्तक लिखी, जिसे ज्योग्राफी या जर्नलिज्म के नाम से जाना जाता है। ये एक मैथमेटिकल यानी गणित के रूप में भी, खगोल शास्त्र के रूप में भी, और एक ये प्रादेशिक भूगोल के रूप में भी जानी जाती है, जिसमें सामान्य तथा विशेष भूगोल का जो कहते हैं ना कि व्यवस्थित या क्रमबद्ध भूगोल था, यानी कि सामान्य और विशेष भूगोल के रूप में, सिस्टेमेटिक ओरिजिनल भूगोल के रूप में एक ड्यूलिज्म यानी कि द्वैतवाद, भूगोल में द्वैतवाद की स्थापना आपने प्रस्तुत की। अब जो आपने जैसे विकास के दो रूप, खगोल शास्त्र मानचित्र यानी विज्ञान का अध्ययन, सामान्य विशेष अध्ययन, तो आपने डाइकोटिम जो द्विभागीकरण हेतु सर्वतापन उष्णकटिबंध स्थिति है, सामान्य भूगोल को इसने निम्न भागों में बांटा है। जैसे सबसे पहले निरपेक्ष भूगोल एब्सोल्युटली, फिर रिलेटिव यानी कि सापेक्ष, और फिर है कंपैरेटिव। निरपेक्ष भूगोल में जैसे भौतिक भूगोल या पृथ्वी का अध्ययन किया, सापेक्ष भूगोल में एक ग्रह, नक्षत्र इत्यादि का अध्ययन किया, और कंपैरेटिव में यानी कि स्थानों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। इस प्रकार 28 वर्ष की अल्प आयु में वारेन ने न केवल प्रादेशिक भूगोल बल्कि व्यवस्थित या क्रमगत भूगोल का भी प्रणेता रहा है, जिसने भूगोल में द्वैतवाद डाइकोटिज्म का एक फर्स्ट या प्रथम प्रणेता रहा है। इसके पश्चात इसने भूगोल की एक नए आयाम प्रस्तुत कर दिए। शुरुआत में यह एक मूल रूप से गणित के रूप में या गणितज्ञ रूप में मतलब वो अध्यापन कार्य शुरू किया था, लेकिन जैसे ये ट्यूशन कराता था तो उस समय एक ट्यूटर का काम करते करते इसको ज़रूरत पड़ी कि भाई एक भूगोल का भी इसने अध्ययन शुरू किया, और बहुत कम समय में ही इसने भूगोल में ऐसे ऐसे आयाम प्रस्तुत किए जो कि प्राचीन भूगोल और आधुनिक भूगोल के मध्य सेतु का काम इतने अच्छे तरीके से कर गया, जिसमें चाहे जापान का भूगोल हो, चाहे जापान में धर्म का अध्ययन हो, चाहे श्याम का भूगोल हो, चाहे सिस्टमेटिकली और रीजनल ज्योग्राफी का अध्ययन हो। तो इस प्रकार भूगोल का जो विकास है वो दो रूपों में इसने खगोल और सामान्य और विशेष का अध्ययन इसने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।